प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे भारत कनाडा संबंधों की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के सम्मेलन की, सऊदी अरब और इजराइल के गहराते संबंधों की और सीरिया के राष्ट्रपति की चीन यात्रा की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो बेहद तनावपूर्ण दौर में चल रहे हैं, तो सर पहला प्रश्न इसी संदर्भ में है, भारत कनाडा संबंधों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, भारत और कनाडा के जो संबंध थे बहुत अच्छे तो कभी नहीं थे जी। भारत तो कहता रहता हर एक से कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं जी, लेकिन हुए नहीं, पहले से नहीं है। और अभी के जो हैं ये आपने देखा ही कि ट्रूडो से कैसा रहा है संबंध, इनके पिछले टेन्योर में भी, बाद में भी। और यहाँ तक कि इससे G20 में आने से पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक बोला था कि कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस कुछ देशों का है, और जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिया था, इंडिया का है जी। और उसके अलावा उससे कुछ समय पहले एक्चुअली इनके यहाँ तो बल्कि चाइना का ज़्यादा है इंटरफेरेंस। ज़्यादा क्या है, चाइना का मैक्सिमम है इंटरफेरेंस। तब भी जो है वहाँ की इन्होंने कोई बात नहीं की। G20 में जो कुछ हुआ वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ, कि उनको आए हो और स्वागत तो किया ही भारत ने, उनको जो देना चाहिए उनको, लेकिन जो चीज़ उनसे एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई जी। यहाँ पर आकर के उन्होंने जब बोला गया कि ये खालिस्तानी हैं, जिनको कि खालिस्तान के समर्थक का मतलब ये हुआ कि भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश हित के और राष्ट्र हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो उनको बताया भी गया है। और तब भी अगर ये कह रहे हैं कि जो आदमी कनाडा में रह के कहता है कि खालिस्तान भारत में बनना चाहिए, भारत का विभाजन होना चाहिए, उसको ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जी। अगर वही चीज़ यहाँ पर कही जाए तो पहली बात तो भारत होने नहीं देगा, बोलने नहीं देगा किसी को कनाडा के बारे में ऐसा। तो यही एक चीज़, और बाकी हमें पता ही है कि वो आए तो ज़रूर G20 में, लेकिन आप देखिए वो मिस कर, वो उसमें गए नहीं थे, जो प्रेसिडेंट्स वो था, डिनर में भी नहीं गए। और उसके अलावा बाकी तो जो स्टोरीज आ रही हैं कि वो क्यों नहीं गए, और क्योंकि 2 दिन सोचिए आप 36 घंटे रुके रहे जी। और नॉर्मली कस्टमरी भी ऐसा नहीं होता कि कोई हेड ऑफ स्टेट 36 घंटे रुका हुआ हो जी। और कोई और कार्रवाई नहीं हो, कुछ नहीं हो, कोई उसकी मीटिंग नहीं हो, कहीं वो बाहर नहीं जाए। नॉर्मली क्या होता है, कोई विजिट करा दी जाती है, चाहे कहीं ना कहीं कुछ एंगेजमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। इन्होंने होटल में भी प्रेसिडेंशियल सूट नहीं लिया था जी। ये कह करके खर्च या जो भी है, अब कहने को तो ये डेवलप्ड कंट्री मानते हैं अपने आप को कि पैसे है लेकिन खर्च है, तो अब बड़ा ये हास्यास्पद एक स्थिति लगती है जी। बाकी जो स्टोरी अनकन्फर्म्ड हैं जो आ रही हैं, हम उसमें तो नहीं जाएंगे डिटेल में कि किस वजह से नहीं गया, बट इस बात पर जरूर एक है कि बताइए 36 घंटे शायद ही दुनिया में कोई एक हेड ऑफ स्टेट हो, उसका प्लेन जो है इस तरह खराब हो, रुका रहे, तो ये थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती है। बिल्कुल। अभी देखिए हुआ क्या, इन्होंने जो बात की निज्जर के मारे जाने की, अब निज्जर को सोचिए कि वो यहाँ से मोस्ट वांटेड एक टेररिस्ट था, और उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा था। 10 लाख का इनाम मीन्स भारत में हर एक आदमी जानता कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वो है, उसके नाम पर रखा है। तो अब इनको क्या प्रूफ चाहिए था कि इससे ज़्यादा कोई टेररिस्ट है जिसको जो इनके यहाँ है? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं थी इनको। अगर इनको थोड़ा भी, इनका हाई कमीशन है, बाकी चीज़ें हैं, इनको पता है कि अगर भारत में 10 लाख का कोई अगर घोषित कर रखा है जी, तो क्या है। इन्होंने खुद देखा ओसामा बिन लादेन के ऊपर कितना बड़ा 1 करोड़ का कर रखा था अमेरिका ने जी। वो किया क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत ने जाके किया है, नहीं किया, उन्हें नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं अमेरिका ने किया ना, ये इतना बड़ा टेररिस्ट है उसको दे रखा था, तो ये समझते कम से कम
जी। इतने तो नासमझ नहीं है कि नहीं इनको पता नहीं है। तो ये जो है जो चीज़ है, आप देखिए कनिष्का के जो 1985 में जो अपना कनिष्का एयरलाइंस में 329 लोग मरे थे, 85 बच्चे उसमें थे जी। उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। जी। और उससे देखिए उस समय इनके फादर ही तो थे, जी। जो कि 15 साल उससे पहले भी और 80 से लेके 85 तक फिर ये वही थे जी। वहाँ पर। जी। इनफैक्ट इंदिरा गांधी गई भी थी विजिट पर, जहाँ इन्होंने बोला था इस बारे में। तो उस समय उनके फादर ने ये बोल दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, कि फिलिपे ट्रूडो थे, उन्होंने बोल दिया था कि ये हम एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन है जो क्वीन को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। जी। और आज की हालत देखिए, आज के सर्वे में मैक्सिमम कैनेडियंस नहीं चाहते हैं कि क्वीन को हेड ऑफ स्टेट मानना। जी। तो ये तो और अलग ही एक- उसमें एक ओपिनियन पोल आया, उसमें इनके ट्रूडो की भी लोकप्रियता गिरी है। इनकी काफ़ी गिर गई है, जी। काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता गिरी है। और अब किस वजह से था कि इनको अपने बदनामी का ज़्यादा डर था, या जो इनको इतनी ज़्यादा इनकी बदनामी हुई G20 में जिस तरह से बेरुखी जी। थी, मतलब मैं कहूँगा ये हताश निराश होके गए थे यहाँ से। जी। तो वो चीज़ वो निकालना चाहते थे, अपने हताशा वहाँ पर जा करके बोल करके, या जो मीडिया में जो बात आ रही है उसका भी इनको डर था, जी। इसके पहले वो सब चीज़ें आ जाएं, मैं जो है कोई चीज़ ऐसी बोल दूं। जी। और ये नहीं, देखिए जब इन्होंने बोला ये करके इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ा साफ बोला, जो कि ऐसे कभी आज तक डिप्लोमेटिक टर्म्स में, वो भी हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर बोले, जी। ये हुआ नहीं है आज नहीं। तक, जी। सब कुछ होने के बाद। लेकिन इन्होंने सीधा बताया, और उसके बाद कोई एविडेंस नहीं आज तक, जी। कुछ नहीं दिया। जी। ऐसी अगर हेड ऑफ स्टेट हैं तो आपको तो सीधा एविडेंस देना चाहिए, या ये बोलिए कि लाइकली है ऐसी चीज़ हो रही है जो इन्होंने नहीं किया, सीधा दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनकी हताशा, या इनके यहाँ इनको जरूर कोई डर है जी। कि कोई चीज़ एक्सपोज हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले कुछ ऐसा बोलूँ। और आप देखिए उन्होंने बोलने के बाद पूरी कोशिश की कि जो इनके 5 मित्र राष्ट्र हैं, USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 5 आइज जो हैं, जी। उन 5 आइज को लेकर के उन्होंने सोचा कि उनको बयान आएगा, बल्कि उनसे बात भी की इन्होंने, जी। लेकिन उनका किसी का बयान नहीं आया। जी। सबने सिर्फ यही बोला कि अगर ये कह रहे हैं तो भाई कंसर्न है जी। और हम बात करेंगे। बट किसी ने, इन्होंने सोचा कि इंडिया को भारत को कंडेम करना शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, वो कोई चीज़ हुई नहीं। जी। तो 24 घंटे बाद ही इन्होंने दोबारा थोड़ा डाउन हुए कि नहीं, हम चाहते हैं कि भारत सहयोग करे, अब उस पर आए। तो ये सब चीज़ें देख करके ये थोड़ा इनकी मुझे निराशा और हताशा ही समझ में आती है जो इनके है। और देखा जाए तो वैश्विक मंच पर भी इनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी। अपने यहाँ तो डाउन हो गई, और उनके खुद के पेपर्स देखिए, संडे टोरंटो देखिए, बाकी पेपर्स में देख रहा था, उनके खुद के MPs बोल रहे हैं जी। कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है तो चीन से है। जी। चीन ने 2 लोगों को इनके उठा लिया था, जो मेन इनके थे, माइकल कुछ करके 2 लोग थे जी। पिछले साल। और अब तो इनकी पार्टी के MP चंद्रा आर्य ने बोल दिया। हाँ, वो चंद्रा आर्य की खुद का स्टेटमेंट देखिए जी। कि भाई वहाँ ज़्यादा है यहाँ से, और ये कैसे हो सकता है कि यहाँ लोग बोलें कि हम हिंदुओं को यहाँ से बाहर कर दो, जी। देश छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें जो है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्हीं के लिए नुकसानदेह हैं। और ये अगर इस पर चलेंगे, इनको, मैंने पहले भी एक बार हम लोगों ने बात किया था कि इनको सीख लेनी चाहिए 1984 से, कि भारत में जो हुआ था, अगर ये करेंगे इस तरह तो एक भिंडरावाले को और पैदा करेंगे अपने यहाँ। जी। अगर वो हो गया तो फिर इनकी खुद ये खतरे में आ जाएंगे, जो अपने आप को बचाने की ये सोच रहे हैं, जो पॉलिटिकल कंपल्शन इनके सामने है। और जहाँ तक ऐसे हैं, भारत ने तो साफ बोला है कि भाई खालिस्तानियों में तो एक ही गैंग तो है नहीं, कई हैं। इंटर गैंग राइवलरी में इनका ये है। जी। और मैक्सिमम जो है, आप देखिए हेवन बन गया है टेररिस्ट का, या मैं कहूँगा खालिस्तानी टेररिस्ट का, कनाडा। जी। हालांकि कनाडा में सिखों की संख्या जो है भारत के बाद सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 7.5 लाख हैं, तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो गैंग्स बन गए हैं, ये सबसे बड़े वो हैं।
और इनमें अगर देखा जाए तो जो जिनकी भी डिस्ट्रिक्ट, देखिए निज्जर जून में, आप मई में देखिए आई थिंक पन्नून का था जी उसमें मई में लाहौर में, और खांडा का जो है लंदन में जून में। अब भारत ने तो ये है कि भाई हम तो हर जगह जाएंगे नहीं, इसके लिए तो इनकी इंटर गैंग राइवलरी है जो हुआ। लेकिन ये चीज जरूर है कि अब इस हिसाब से, चाहे वो लंदन है, चाहे वो टोरंटो है, चाहे वो कनाडा या पाकिस्तान लीजिए, सेफ हेवन नहीं है टूरिस्ट के लिए। जी कि इसी से इनको समझ में आनी चाहिए। और परसों एक और देखिए हुआ, हाँ जी, सुखा कुछ ऐसी जी, तो सुकू को जो भी इसी तरह है। तो जो भी है, जिस तरह से भी है, इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी वो चीज़ नहीं रहेगी कि जहाँ चाहे वहाँ भारत की हित की अनदेखी करके चलते रहेंगे, तो वो चीज़ अब होगी नहीं। तो वो थोड़ा सा इनको समझना चाहिए था, जो ये समझे नहीं है। और धीरे धीरे देखिएगा डेमोग्राफिक इनका जो पैटर्न है चेंज होना ही होना है, और वो चेंज होगा। जैसे जैसे चेंज होगा वैसे प्रॉब्लम आएगी। अभी क्या हो रहा है आप देखिए, जर्मनी देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, इटली देख लीजिए, जहाँ जहाँ रिफ्यूजीज मैक्सिमम गए हैं, अभी क्या हो रहा है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जर्मनी का तो बड़ा क्लियर रिपोर्ट आ रहा है कि शहर के शहर खाली करके ये लोग अंदर जा रहे हैं, और ये लोग दूसरे जो रिफ्यूजीज आए हैं अफ्रीका जहाँ से भी आए हैं, वो आकर के ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, इनको बाहर निकालते जा रहे हैं। तो ये आगे चल के इनकी प्रॉब्लम आएगी। और भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत अपने आप को सेफ बना के रखेगा, और यहाँ पर अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो पहले हुई या उनके यहाँ हो रही है। तो ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें मतलब इस लेवल तक जाना कि आप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर रहे हैं। नॉर्मली डिप्लोमेट्स को जब आप निकालते हैं तो आप उसका पर्टिकुलर्स नहीं देते हैं जी, नाम या क्या अपॉइंटमेंट है, किस वजह से आया है। आप सीधा कह रहे हैं कि ये जो है इनको सो एंड सो नाम दे करके उनको निकाल रहे हैं, ये इराक के हैं, इसके उसके हैं, जो भी है ये सब चीज़ें, ये कभी डिप्लोमेसी में या नॉर्मल उसमें होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पहली बात पार्लियामेंट है, आप नाम लेके बोल रहे हैं बिना उसके, और ये कर रहे हैं जी। उसके बाद भारत ने नेचुरली करना था, वो तो रुकना था नहीं, तो भारत ने भी किया। और भारत ने और आगे बढ़ करके वीसा बैन भी कर दिया कि अब हम और सबको अपना जितने भारतीय वहाँ पर हैं एडवाइजरी दे दी। अब एडवाइजरी के बाद उनका आया कि नहीं, हम कनाडा तो बहुत सेफ देश है, बहुत हम शांतप्रिय हैं, सेफ हैं, ऑल दैट। अब उस कहने से तो फर्क पड़ता नहीं है, जो चीज़ वो बोल चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और देखिए, नुकसान कायदे में अगर देखिए तो भारत का बहुत ज़्यादा नहीं है जी। भारत अब वो नहीं है कि $2 बिलियन है और हमें कुछ चाहिए जी। $600 बिलियन लेके भारत बैठा हुआ है जी। तो अब फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब जो है कोई कमी नहीं है, कुछ चाहिए ना, फूड ग्रेन्स की कमी है ना इसकी है। उसके साथ उनके साथ देखिए 2022 का जो ट्रेड है 8.4 बिलियन का है। 8.4 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसमें 4.1 बिलियन डॉलर वो हैं एक्सपोर्ट्स हैं, और 4.06 आई थिंक बिलियन डॉलर है जो कि इंपोर्ट्स हैं। तो कोई इतना बड़ा ट्रेड, ना कोई ट्रेड है, ना कोई इम्बैलेंस है, ना कोई ऐसा है, कोई खास फर्क भारत को नहीं पड़ने वाला है उनके यहाँ से। और जो सबसे मुख्य चीज़ है इसमें देखने वाली वो ये है कि वो कनाडा जो है बहुत डिपेंडेंट है दो चीज़ों पर। एक तो आईटी, उसको हमारे यहाँ से क्वालिफाइड जो टेक वो हैं वो चाहिए थे वहाँ पर वर्कफोर्स उनको, क्योंकि वो एक सिलिकॉन वैली अपना बनाना चाहते थे। तो एक वो उनको नुकसान होगा, जो सबसे बड़े आईटी टेक्स तो उनको खुद देख चुके हैं, वर्ल्ड में जहाँ है वहाँ हैं इंडिया से ही। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा है आज की तारीख में, मैक्सिमम जो उनके यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं 40% इंडियंस हैं। तकरीबन 3.5 लाख की आप समझ लीजिए कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ कनाडा में हैं। और इन 3.5 लाख में दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, इनसे फीस जो हैं
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा की 4 से 5 गुना ज़्यादा लेती हैं लोकल से, जो लोकल कनाडियंस हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं, पहली चीज़, जो कि तकरीबन 11 से 12 लाख पर साल आता है हर एक स्टूडेंट का। तो आप समझ लीजिए 12 लाख है इंटू 3.5 लाख, आप कितने हज़ार करोड़ बनते हैं जो कि कनाडा के पास जा रहे हैं। जी। दूसरी चीज़, ये जो 3.5 लाख हैं, इनमें से कम 3 लाख तो ऐसे हैं जो कि रेंट पर रह रहे हैं, वहाँ ज़्यादा ही हैं, इससे ज़्यादा ही जो कि रेंट पर रह रहे हैं। जी। और इनके जो मेन सिटीज़ हैं, जो ग्रेटर टोरंटो है और एक दो और ऐसे जो सिटीज़ हैं जहाँ की मैक्सिमम रेंटल्स हैं, लोगों ने बना के रखे हुए हैं सिर्फ रेंट के लिए, मॉर्टगेज कर रखा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। सीधा रेंट गिर जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इनको तो फिर करेंगे क्या जी। और भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए, अगर स्टूडेंट्स को वापस लाने में भारत तो सक्षम है। अगर वॉर टर्न यूक्रेन से इतने लोगों को, लिस्टनर स्टूडेंट्स को हम लेके आ गए, तो यहाँ से भी लाने में कोई ऐसी बात नहीं है कि 3 लाख को लाना कोई आज की तारीख में भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनको होने वाला है। और यही 3.5 लाख सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, एक वर्क फोर्स भी इनके लिए है जी। क्योंकि उसके बाद वो काम भी करते हैं वहाँ पर, और कई छोटे मोटे काम, जैसे स्टूडेंट्स हैं कहीं रिटेल में काम करते हैं, रिटेल चेन्स के साथ काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, यही स्टूडेंट्स हैं जी, जो कि उस लेवल पर इनको मिलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे ख्याल से सोचा नहीं है। और वो उनको, क्योंकि आप देखिए इससे पहले इनके साथ सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था 2015 में, जब खशोगी वाली इंसिडेंट हुआ था, तब तो इनके साथ डिप्लोमेटिक रो हुआ था 2015 में। और उस समय सऊदी अरेबिया उस समय सेकंड लार्जेस्ट था जिसके स्टूडेंट्स कनाडा में थे, उसने विड्रॉ कर लिया था और इनकी इकॉनमी की प्रॉब्लम आ गई थी जी। तो ये अगर उसके सिर्फ 15,000 के आसपास ही थे। अब आप सोचिए 3.5 लाख का अगर इंडिया ने कह दिया कि नहीं हम अगर विड्रॉ करेंगे तो क्या हालत इनकी हो सकती है। तो इसलिए ये मतलब मैं कहूँगा बहुत ही बचकाना हरकत ये हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ट्रूडो को अब लेवल भी ऐसा है ना कि भारत झुका है, या भारत ने बोला है कि नहीं हमको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने बहुत कड़े कदम लिए हैं जो कि नॉर्मली ऐसे नहीं होता। और कड़े कदम लेने का मतलब है कि भारत का रुख बहुत साफ है जी। थोड़ा बहुत भी अगर भारत का इंटरफेरेंस होता इस तरह, तो शायद इतने बड़े कदम नहीं लेता जी। बिल्कुल। तो ये करने का मतलब ये उनके पास इंडिकेशन जाना चाहिए। और ये भी है कि ट्रूडो ने अभी ट्रूडो ने पूरे टेन्योर के दौरान, अपने दोनों जो टेन्योर हैं, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि भारत के साथ संबंध जो है सुधारे जाएं जी। अब जरूर इनको, जब इन्होंने देखा कि इतना बड़ा ऐसे एक्शन हो रहे हैं, तब इनको थोड़ा और आ रहे हैं। अब तो खैर समझ में आ रही है, लेकिन ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि लेट हो रहा है। और अगर ये जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो इतनी जल्दी ये संबंध अब उस तरह सुधरने वाले नहीं हैं जिस तरह की पहले था। और एक चीज़ इनको और देखनी चाहिए कि अभी हुआ क्या। आप देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के साथ आ गई हैं इस इश्यू पर जी। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गए हैं इस इश्यू पर। तो ये चीज़ अगर ये नहीं समझेंगे तो नुकसान जो है कनाडा का ही होने वाला है ओवरऑल। और यही नहीं, आप देखिए इससे पहले क्या किया था इन्होंने, ट्रूडो ने किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को, किसान आंदोलन के जो समर्थक थे, अगेन उसमें आया था कि बाहरी शक्तियां ही थी, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। और उसमें ये आया था खालिस्तानी भी थे और इनके भी लोग थे, तभी इन्होंने सपोर्ट किया उसमें। और यही ट्रूडो उधर सपोर्ट कर रहे थे। और WTO में इंडिया ने जो MSP अपने किसानों को दे रहा है, उसके ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था जी। यही ट्रूडो हैं जिनका मतलब ये डबल फेस देखिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है, इनको पता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ये नहीं समझेंगे तो ये इनके लिए प्रॉब्लम होगी। अब बताइए, हिंदू टेम्पल्स का हो रहा है जी, डिफेसमेंट किया गया, वहाँ ये बोला जा रहा है कि हिंदू वापस जाएं, छोड़ दें जी। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली कहीं भी किसी देश को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि थ्रेट किसी को मिले। और
बल्कि जो चाइना से इनको थ्रेट मिल रहा है, इनको इंटरफ्रेंस हो रही है, वो इनको देखना चाहिए था। और पॉलिटिकल भी देखिए, इनको क्या 158 सीटें इनको मिली जी। और इनको 170 चाहिए था। 12 सीटों के लिए ये जो है इन्होंने समर्थन लिया इनको जगमीत से। जगमीत उनकी जो पार्टी है, आई थिंक 25 सीटें हैं जी, उसके पास, जी। तो उनको लेनी पड़ी मजबूरी में समर्थन उनसे। तो ये जो चीज़ है मतलब इनकी लिबरल पार्टी पूरी हेल्प ऐसे अगर लेती रहेगी इन लोगों से तो कहाँ चलेंगे, कब तक चलेंगे। जी। और अब कनाडा की भी जनता वहाँ समझने लगी है कि क्या है। तो ये जो जिनकी इनकी मैंने कहा हताश और निराश तो थे ही, मुझे लग रहा है अब बदहवास भी हो गए हैं जी, कि जी। कुछ न कुछ मैं एक्शन लूं और बिना सोचे समझे लिया तो इनके अगेंस्ट ये खुद जा रहा है। जी। तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो फिर इनको मुसीबत होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनके फादर जो थे पहले 1968 से 69 में थे, 11 साल रहे थे पीएम और उसके बाद 82 84 भी रहे हैं। तो अब उस समय अगर इन्होंने वही लेके चलेंगे तो इनको मुश्किल होगा। और देखिए ये जो खालिस्तान टेररिज्म थी उस समय से चल रही है, इनके फादर के टाइम से। चाहते तो ये वहीं ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और ये जो प्रॉब्लम है अगर ये आगे चली, जैसे मैंने कहा, ये खुद पैदा करेंगे वहाँ पर भिंडर जो इनकी ही उसमें प्रॉब्लम में आएगी। और इनको एक समझना पड़ेगा बहुत मतलब उनकी समय आ गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड स्टेज पर आ गया है जी। अब भारत न रुकने वाला है न झुकने वाला है जी। उसको आप ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे बोल करके आप झुका दें, कुछ कर दें, तो ये तो अब चल नहीं सकता। जी। और अब धमकी, दबाव, हस्तक्षेप जो है अब भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत के लोग, भारत तो सरकार कोई हो, जी। भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो धमकी और बाकी चीज़ है। और अपने राष्ट्र हित को कैसे कायम रखना, कैसे उसकी सुरक्षा करना देश के अंदर और देश के बाहर, भारत को समझ में आ गया है और भारत उसके लिए सक्षम है वो करने में, अपनी राष्ट्र हित के लिए। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। और उनको टूडे को, मैं कनाडा की जनता को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कनाडा की जनता तो खुद ही उनके इस पर जस्टिफाई नहीं कर रही है। लेकिन ट्रूडो को अपने आप को समझाना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? रशिया यूक्रेन का जहाँ तक अभी हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अब जो है रूस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में थोड़ा आगे है, क्योंकि वो न्यूज़ ज़्यादा दिए जा रहा है और यूक्रेन की कम आ रही है। हालांकि यूक्रेन का भी जो बीच में 2-3 न्यूज़ आई थी उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने क्रीमिया पर ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी यूक्रेन, और जितने इनके खास करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो नेवल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर ड्रोन से या हवाई हमला यूक्रेन कर रहा है, खास करके अपने ब्लैक सी से जो उसकी नेवल शिप्स हैं उनके वहाँ से। और जो लेटेस्ट एक था कि जो एक S-400 लॉन्चर था जो कि बड़ा अचूक माना जाता था, जो अभेद्य माना जाता था एयर डिफेंस सिस्टम रूस का, वो भी, उसको भी उन्होंने हमला करके उस पर मिसाइल दागी थी यूक्रेन ने और वो डैमेज हुआ। अगर ये एक्चुअली है तो एक बहुत बड़ी बात है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, हुआ नहीं था अभी तक S-400 के साथ, बिकॉज S-400 सक्षम था ऐसी मिसाइल्स को उसको रोकने में या पता करने में और उसको रोकने में। दूसरी जो चीज़ थी, यूक्रेन ने बीच में काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जिसको काफ़ी नाकाम कर दिया गया। रूस ने किया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। उसके अलावा अभी यूएन जनरल असेंबली में 2 दिन पहले जेलेंस्की ने संबोधित किया था और अभी भी उनका यही था कि रूस को जो उनको और वेपन्स चाहिए, रूस का वीटो पावर जो है वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए।
यूएन जनरल असेंबली में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए थे। उसका कोई ख़ास नज़र तो अभी आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस ने अभी 20 तारीख को बहुत बड़ा एक हमला इनके ऊपर किया। कीव से लेकर के खिरसॉन रीजन में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। इनको कंफर्म तो इन्होंने 6 सिविलियंस मारे जाने की लेकिन ज़्यादा मारे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है, जो इन्होंने खुद बताया है कि कीव से लेकर के खिरसॉन के करीब और 4-5 सिटीज़ में एक साथ ही हमला किया था रूस ने। और उससे एक दिन पहले उस जेलेंस्की ने बोला था कि हम और तबाही मचाएंगे रूस के अंदर, और उसके बाद ही ये हमला हुआ। तो ये जो चीज़ है रूस के हाथ से निकल रही है, यूक्रेन के हाथ से निकल रही है, क्योंकि यूक्रेन अभी भी उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। अभी जैसे हम जानते हैं कि वो अभी बाइडेन से मिले हैं जा कर के अमेरिका में, वहाँ पर $325 मिलियन की जो मिलिट्री एड अनाउंस किया है बाइडेन ने। और लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि अभी वहीं पर अमेरिका में रिपब्लिकन जो पार्टी है वो अपोज कर रही है ज़्यादा एड यूक्रेन को। उनका कहना है कि जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं उसका रिजल्ट्स क्या हैं, जो हमने पब्लिक का जो हम पैसा इतना जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा दिए जा रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अभी तक दे जा चुके हैं, हजारों करोड़ डॉलर दे रखे हैं, उसका हुआ क्या है। क्योंकि कोई ग्राउंड पर उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही है इतनी प्रोग्रेस। तो अभी जो कांग्रेस में है, चूँकि रिपब्लिकन्स अभी खुद का जो उन्होंने परसों की न्यूज़ है कि उन्होंने जो एडिशनल पैसे मांगे थे उसको उन्होंने रोक दिया है। तो ये अभी थोड़ी सी चीज़ यूक्रेन के लिए उसके फेवर में नहीं है। इसके साथ एक और है न्यूज़ जो हमने देखा कि पोलैंड ने भी अभी रोक दिया है फर्दर मिलिट्री एड यूक्रेन को, खास करके ग्रेन्स के ऊपर, जो एक्सपोर्ट के ऊपर दोनों के बीच में जो भी रुकावट आ रही है, मतभेद हैं उसके ऊपर। और पोलैंड के खुद के जो जितने किसान हैं वो खड़े हो गए हैं इसके विरोध में, क्योंकि उनके पास ग्रेन डिपॉजिट हो गया है इनका, जा कर के रुका हुआ है यूक्रेन का, और उनकी जो किसान हैं उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं, उनके रेट्स बहुत डाउन हो रखे हैं, बहुत गिर रखे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ जो पोलैंड ने बोला है कि हम मिलिट्री एड इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जितना सामान इन्होंने दे दिया ऑलरेडी यूक्रेन को, इनका जो भंडार है अपना वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से जो है ये मुश्किलात आ रहे हैं इनको और ज़्यादा। और पोलैंड तो बिल्कुल शुरू से इनके साथ था, वही इनकी सबसे ज़्यादा मदद कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी इनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन रही हैं यूक्रेन के लिए। एज इट इज़ यूक्रेन का ज़्यादा कहीं आ नहीं रहा है कि इनको जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है, इनके जो काउंटर ऑफेंसिव में बहुत स्लो है और ये ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी इनके पास 2-3 दिनों में कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अब्राहम 1 टैंक्स जो आने थे अमेरिका से वो आ जाएंगे, बट वो कितने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लेपर्ड टैंक्स इनको मिल चुके थे ऑलरेडी, उससे भी ये बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो इसलिए अब्राहम 1 से क्या होता है वो भी अभी देखने की बात है कि आगे कितना फ़र्क उससे पड़ता है और रूस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, रूस क्या कर पाता है। हालांकि रूस ने अभी जो है इनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस के जो एक दो जो सिस्टम्स हैं, ख़ास करके एक क्रासुखा सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसमें ऐसे सिस्टम्स उन्होंने लगा रखे हैं, सब सिस्टम, जो कि इनके जो हेलीकॉप्टर्स या एरियल सिस्टम्स जा रहे हैं यूक्रेन में, उसको जो है एनिमी के जो इनके रडार्स हैं, यूक्रेन के रडार्स, उनसे इनको रोक दे रहे हैं। लो फ्लाइंग जितने भी जा रहे हैं उनको वो उनके रडार पर आने नहीं दे रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स को जो सिस्टम्स को और रडार्स को जैम कर दे रहे हैं।
यूक्रेन के जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं फाइटर्स, उनके कंट्रोल सिस्टम तक जो है जैम कर दिया है रूस ने अपने सिस्टम के द्वारा। और ये कई उनके जो एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको वापस जाना पड़ा अपने बेस में, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, जहां हवा में जा कर के सारे सिस्टम उनके फेल हो रहे थे। दूसरे जो सिस्टम्स कुछ हैं, इसी का एक वर्जन है करसुका का S4 जो EW सिस्टम है, वो यूक्रेन के जितने लो फ्लाइंग भी आ रहे हैं एयरक्राफ्ट, जैसे हेलीकॉप्टर हैं या ड्रोन्स हैं, उनको डिटेक्ट कर ले रहा है, उनकी जो है उनके कंट्रोल सिस्टम को भी जैम कर दे रहा है। ये एक नई चीज़ उभर के यहाँ पर आई है, जो कि बहुत परेशानी में डाल रही है नाटो को और अमेरिका को, बिकॉज उनके सिस्टम जो है वो फेल हो रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो खुलासा किया है एलन मस्क ने स्टारलिंक सिस्टम का, कि पिछले साल उन्होंने सिस्टम दिए नहीं थे यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जो है सरप्राइज अटैक करना चाहता था रूस के ऊपर, और एक चूँकि उस समय तक स्टारलिंक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था अमेरिकन आर्मी के लिए या रशियन या यूक्रेन आर्मी के लिए, इसलिए उन्होंने लीगली ये पॉसिबल नहीं था, ये नहीं किया। अब जो है ऑलरेडी खैर उन्होंने, पेंटागन ने उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सैटेलाइट वॉरफेयर या स्पेस वॉर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हो गई है, और प्राइवेट प्लेयर्स अगर इसमें आ जाएंगे तो ये देखने की बात होगी, एक बहुत सोचने की बात है कि कितना फ़र्क इससे पड़ेगा स्पेस वॉर के ऊपर या आगे की जितनी लड़ाई होनी है उसके ऊपर। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और स्पेस वॉर का, ये पिछले कुछ दिनों की बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत एक सोचने वाली या उसको समझने वाली, और उसके ऊपर जो है फर्दर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्या हम उस पर इन्वेस्टिगेट करके क्या सीख सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में जानना मिलिट्री थिंकर्स को और जो साइंटिस्ट हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। सर, हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों का सम्मेलन क्यों आयोजित किया जा रहा है? नहीं जी, ये जो अभी 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ जो कॉन्फ्रेंस अभी होने जा रही है भारत में, ये भारत और जो है अमेरिका जॉइंटली इसको कंडक्ट कर रहे हैं, और इसमें ये 25 से 27 सितंबर तक होनी है, जो कि दिल्ली कैंट में होगी। और इसमें करीब 35 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो आ रहे हैं, और 20 देशों के आर्मी चीफ्स नियरली कंफर्म कर चुके हैं जो आ रहे हैं। इसकी शुरुआत 20 तारीख को हो गई थी, जबकि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने कर्टन रेजर जो कहते हैं वो किया था इसका। और इसमें उसमें उनके साथ जो है 5 देशों के US, UK और 2 और कंट्रीज़ के जो यहाँ MH थे, जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की 20 तारीख को, और फॉर्मल शुरुआत जो है इसी की। इसमें जो है 2 पार्ट होंगे, रादर 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहले में जो चीफ्स हैं इन सेनाओं के आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद ये चीफ जो कॉन्फ्रेंस है जो हम आर्मी चीफ्स वाली है, 1999 से अमेरिका ये होस्ट करता आया है। भारत जो है इसमें 2011 से इसका भागीदार बना था, इसमें 2011 में ज्वाइन किया था उसमें। दूसरी जो है वो आर्मी मैनेजमेंट जो सर्विसेज हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कि जूनियर ऑफिसर्स या जूनियर लीडर्स जो हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के मेजर जनरल तक के या जनरल लेवल तक के लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एक्चुअल लाइव एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने ग्राउंड पर देखे हैं उसके बारे में, आगे के बारे में। हर एक देश की अपनी अलग अलग
उन्होंने सिचुएशंस में उन्होंने काम किया है, वो चीज़ शेयर करेंगे आपस में। और आगे की जो है जो हालात अभी वर्ल्ड के हैं, आपस में कैसे कोऑपरेट करें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। और जो तीसरा है वो है सेल्फ, उसमें बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं सेल्फ में जो सीनियर एनलिस्टेड लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, वो बात करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनको अपने जूनियर्स के लिए क्या करना चाहिए, जूनियर से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी ये बातचीत करेंगे। और जो उनके खुद के कंसर्न्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये काफ़ी देखा जाए तो बहुत व्यापक एक इसका दायरा है बातचीत का, जिसमें हर एक लेवल है। नॉर्मली सीनियर लेवल पर होकर के ख़त्म हो जाता है, बट ये बिल्कुल जूनियर लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक है। इसकी ओपनिंग हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा मंत्री जो है करेंगे जब 25 तारीख को, और उसके बाद 2 दिन और ये चलेगा। इसके अलावा जितने भी ये डेलीगेट्स इसमें आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको भारत के जो आत्मनिर्भर भारत की एक प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी, रक्षा क्षेत्र की खास करके, और बाकी भी भारत के कल्चर और जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो हमारे हेरिटेज है, उनके बारे में, खासकर दिल्ली के आसपास और दिल्ली के अंदर जो हैं, वो भी उससे उनको अवगत कराया जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें हैं, एक ही एम नहीं है। और इसमें जो जहाँ तक सेनाओं की बात है, उसमें जो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो चाहे वो क्लाइमेट में कैलेमिटीज़ में है, किसी और जो किसी में आप बाढ़ ले लीजिए, अर्थक्वेक ले लीजिए, लड़ाई के दौरान है, इसमें ऐसी चीज़ों में जो है उसकी भी बातचीत करेंगे कि क्या और कैसे ये करते हैं, कर सकते हैं, या कोई इनके एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में। पीस कीपिंग के बारे में उसमें बातचीत होगी, लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ होगा। और भारत में जो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है, लार्जेस्ट एसोसिएशन है, जो इतना बड़ा काम करती है फौज में सर्विंग, और जो हमारे शहीद हैं उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए काम कर रही है, तो वो जो है वो भी इनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये सब काफ़ी बड़ा इसका, जैसे मैंने कहा कि ये इसका स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर ये लोग मिल करके बात करेंगे, आपस में कोऑपरेशन के लिए कैसे एक साथ ये जो आगे चल करके जो दुनिया के हालात हैं, इसमें कैसे कलेक्टिवली ये काम कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इससे आउटपुट आने वाला है, ये सीख मिलने वाली है, और इतने इस लेवल का है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा भारत और अमेरिका ने मिलकर प्रयास किया होगा इसको सफल आयोजन करने में, और ये भी देखने में कि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, सबको जो है उनको फ़ायदा हो, और आगे चल करके जो यहाँ पर वो इनको सीखें, जो यहाँ पर डिस्कशंस हो, जो आउटकम हो, अपने अपने जा कर के देशों में अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फ़ौज हैं उनको भी बताएं, उनको भी सिखाएं, और अपने आपस का जो कोऑपरेशन है उसको मेंटेन करके रखें। सऊदी अरब और इजराइल के गहराते संबंध क्या दर्शा रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन संबंधों को मजबूत बनवाने में क्यों दिलचस्पी दिखाई है? नहीं, सऊदी अरब इजराइल, हम सब जानते हैं कि पहले इनका संबंध अच्छे नहीं थे, खास करके फ़लस्तीन को लेकर के। उसी पर सबसे ज़्यादा इनके बीच में मनमुटाव था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इजराइल जो है अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ था, अरब देशों से भी। और आपको पता है कि बहरीन, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट से ऑलरेडी इजराइल ने संबंध स्थापित कर लिए हैं। और इजराइल और
सऊदी अरब के बीच में भी कुछ सालों से बैक चैनल डिप्लोमेसी काफ़ी चल रही थी। इनफैक्ट जो अभी प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो इन्होंने गए थे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और वहाँ के प्रिंस से उन्होंने बात की थी। उस समय अमेरिका के ये 2 साल पहले की बात है, रादर 3 साल, जबकि माइक पोम्पियो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के। 4 साल पहले उस समय की बात है जब वहाँ ये गए थे और वहाँ ये लोग मिले थे। तो तब से ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती आ रही है। और इवन जो पूर्व इनके खुफिया विभाग के जो प्रमुख इंटेलिजेंस चीफ इजराइल के, वो भी जा चुके हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत की है संबंध सुधारने की। और अभी के जो हालात है उसमें सऊदी अरब के काफ़ी जनता भी चाहती है कि इजराइल से संबंध सुधरें और जो इन जनरल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की वो सुधरे। और सऊदी अरब तो चाहता ही है कि वो जो है मिडिल ईस्ट अरब वर्ल्ड का लीडर बन के उभरे, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन के उभरे। और उसको ये चाहिए कि ये अगर वो स्थिति सामान्य कर देता है, इम्प्रूव करा देता है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, तो नेचुरली उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। अमेरिका डेफिनेटली चाहता है, क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट में। चीन पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपने देखिए उसने सबसे पहले संबंध बनाया सऊदी अरब से, ईरान से भी उसने संबंध बनवाया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान का। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन इस न्यूज़ तो ये आ रही है देख करके, और ये सब देख के ही लग रहा है कि चीन वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। सीरिया के साथ भी चीन जो है आगे बढ़ रहा है। तो एम उसका वही है कि वो अरब वर्ल्ड में अपने आप को वर्ल्ड लीडर दिखाए, और इससे अमेरिका डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा। तो इसीलिए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक साथ मिलाया जाए। और इसमें जैसे मैंने कहा काफ़ी दिनों से चल तो रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि ये बिना किसी कीमत पर हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ है तो अब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऐसे तो चाहेगा नहीं कि इजराइल को इतने सालों की जो इनकी आपस में कटुता चल रही थी वो ख़त्म हो जाए या निकल जाएगी। तो अभी इनके बीच में अभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है कोई आपस में। तो ये जो चीज़ें हैं, अमेरिका का जो कहना ये है कि भाई ये जो है एक माहौल बना रहे हैं कि वहाँ का आपस में मिलें और वहाँ का माहौल सुधरे मिडिल ईस्ट का। और वहाँ जो है ये सिक्योरिटी गारंटी जो कहा जा रहा है, जो सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो चाहता है अमेरिका से कि एक तो सिक्योरिटी गारंटी मिले उसको अपनी सुरक्षा का, दूसरा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें अमेरिका उसको टेक्नोलॉजी दे, खास करके यूरेनियम एनरिचमेंट की, उसके साथ एडवांस वेपन्स जो हैं हथियार वो दिए जाएं। इजराइल जो है उसको कंसेशंस दे, फ़िलिस्तीनियों को, पैलेस्टीन को कंसेशंस दे, रिकॉग्नाइज करे उनको। तो ये चीज़ लेकर के चल रहे हैं। और अभी देखिए जो जैक सुलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने भी ये बोला था कि ये बहुत बड़ी डील है जब भी हो जाती है इनके बीच में। और उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट करेगा इकॉनमी के लिए, टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए और रीजनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए जो है ये उनका एम तो है चाइना को कंटेन करने के लिए। यहाँ तक कहा तक ये भी जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स FTA चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट USA के साथ। वो भी पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। और हालांकि जो कंटेंशन है, जो कि कुछ चीज़ें पॉइंट हैं अमेरिका और इसके बीच में, जो अमेरिका के जो बाकी लोग कह रहे हैं, एक ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अच्छा नहीं है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ
अच्छा काम किया है विमेन एम्पावरमेंट और बाकी चीज़ों में, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है जो इनके बीच में अभी तक चल रहा था। और जो इजराइल का है, इजराइल के अंदर खुद ही जो है जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर इतना कुछ तहलका मचा हुआ है, तो वो भी कैसे अपने आप को संभालता है वहाँ से और इनके साथ कोऑपरेट करता है। लेकिन जो ओवरऑल एम अमेरिका का है वो सिंपल है कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ से वो ख़त्म करना चाहता है। और क्राउन प्रिंस ने अभी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्राउन प्रिंस ने फॉक्स न्यूज़ के जो है अमेरिका का उसको इंटरव्यू दिया था, जहाँ उन्होंने बहुत साफ बोला है कि वो रिलेशंस इजराइल के साथ रिलेशंस संबंध सुधारने में कि में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे। और ये जो हैगा ये जो कुछ भी होगा, ये संबंध सिर्फ इनका नहीं सुधरेगा, पूरी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन जो है सबके संबंध सुधरेंगे, इजराइल के सुधरेंगे, फिलिस्तीन के सुधरेंगे और पीस जो है वहाँ शांति बहाल होगी, सबका प्रोग्रेस होगा, सिक्योरिटी वहाँ सबकी होगी। ये चीज़ जो लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर, सीरिया के राष्ट्रपति की चीन यात्रा का क्या आशय है? नहीं जी, सीरिया हम जानते हैं कि क्या कंडीशन है वहाँ। इंटरनल ही स्ट्राइफ है, इंटरनल वॉर चल रहा है और उस वॉर में हैं बाहर वाले ही। बाहर वालों में एक तरफ से आसाद को जो प्रेसिडेंट हैं उनको सपोर्ट करने में आप देखिए रशिया, चाइना और ईरान हैं, और उधर दूसरी तरफ दूसरी जो ग्रुप है कुर्दिश की, उसमें यूएसए, यूके और बाकी हैं, इजराइल है। और ये 12 साल हो गए ये चलते हुए। 12 साल में आप सीरिया की हालत देखिए, 5 लाख तो मारे जा चुके हैं, 50 लाख तकरीबन रिफ्यूजी जो बाहर चले गए हैं, 60 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। तो आप समझिए कि मतलब क्या हालत है वहाँ पर आज की तारीख में। और ये चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस किए थे, जहाँ भी मैंने कहा यूएस या बाकी इन्वॉल्व हुए हैं, ये लड़ाई कभी जल्दी ख़त्म नहीं हुई है। और ये देखिए 12 साल से हो रहा है। और इस बीच में टर्की ने कुछ इलाकों पर वैसे ही कब्जा कर लिया। सीरिया में इतनी लड़ाई के साथ देखिए कोविड-19 में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था सीरिया। अभी अर्थक्वेक में देखिए क्या हालत हुआ था। ISIS उससे भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड। तो सीरिया का बहुत ही बुरा हाल रहा है। इकॉनमी बिल्कुल है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो है बहुत ज़्यादा जो टूट चुका है इनका, उसमें डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इस वजह से जो है इसकी हालत आजकल बहुत ख़राब है। चल रहा है ज़रूर सीरिया रूस और इनकी, लेकिन रूस खुद भी जो है आप देखिए पहले रूस से ही सबसे ज़्यादा वो था, पर रूस की हालत आज देख ही रहे हैं हम क्या है। और नेचुरली रह गया चीन। तो चीन का सबसे बड़ा है। अब सीरिया के क्या चाहिए चीन से, अगर वो देख लें हम, तो सीरिया की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, एक तो आप ये समझिए 8 बार यूएनओ में जब कोई भी इसके ऊपर रिजोल्यूशन आया है सीरिया के ऊपर, 8 बार चीन ने वीटो किया है। और इस 8 बार वीटो बहुत बड़ी बात होती है सीरिया में असद के खिलाफ। और उसके बाद चीन ही है जिसको अब सीरिया देख सकता है, जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद दे। और तो कोई है नहीं जो देगा। आर्म्स एम्यूनिशन पहले रशिया से आते थे, अब जो है मुश्किल हो रहे हैं सीरिया में। लेकिन चीन भी कितना देगा हम कह नहीं सकते, बिकॉज अमेरिका और इनके हिसाब से चीन कितना उसके वो करके दे सकता है, वो भी थोड़ी सोचने की बात है। तो ये जो है दोनों का, और चीन का जो है जहाँ तक सवाल है, ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ रूस थोड़ा पीछे हो रहा है, जहाँ पहले इफ़ेक्टिव था, आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स लीजिए या इधर लीजिए, मिडल ईस्ट लीजिए, वहाँ पर चीन जाने के अपनी रूस की जगह लेकर के एक तरह से, या मैं कहूँगा अपनी जगह बना रहे हैं, नहीं कहूँगा रूस की जगह ले रहा है, अपनी जगह बना रहा है अपने वर्ल्ड पावर
दिखाने के लिए। मिडिल ईस्ट में भी आपने देखा ईरान और सऊदी अरेबिया का उसने कैसे कराया मीटिंग। तो ये जो चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा चल रही है। दूसरा, सीरिया में भी अगर ये आ जाता है तो कम से कम ये अपने चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इसको मौका मिले अपनी वर्ल्ड पावर सुपीरियरिटी दिखाने का। तो चीन को वो चाहिए और उसके लिए। और पिछले साल ही सीरिया ने भी चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था पिछले ही साल। तो ये भी उनके साथ है। और ये गए किस लिए हैं कि जो अभी गेम्स होने वाले हैं, एशियन गेम्स, इसके अभी आई थिंक स्टार्टिंग, हाँ, उसमें करीब 7, 8, 9 देशों के वो जा रहे हैं हेड्स ऑफ स्टेट। तो बेसिकली ये इसके लिए गए हुए हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक और जो इनकी बाकी सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत बुरा हाल है इनका सीरिया का। हालांकि सीरिया को इन्होंने भी मिडिल ईस्ट से भी निकाल दिया था, उन्होंने अरब यूनियन से भी निकाल दिया था, लेकिन पिछले साल उनको ले लिया गया क्योंकि अभी थोड़ी सी हालात उनके ठीक हुए हैं। और ये जो है आसाद तो शायद पहली बार जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। आई थिंक लास्ट विजिट 2004 में शायद हुई थी जी। उसके बाद कोई विजिट चीन और इनके बीच में नहीं हुई थी। तो ये अभी वहाँ जा रहे हैं इसके लिए। और बेसिकली जैसे मैंने कहा दोनों ग्रुप्स हैं, तो उसको ले करके ही इनको सबसे बड़ा है कि कैसे इनको सपोर्ट मिले। और जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है, देखिए ईरान अगेंस्ट है इसके, सऊदी अरेबिया दूसरे ग्रुप में है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन चूँकि चीन बीच में है, चीन का मेन इंटरेस्ट है, और सऊदी इनको सीरिया को जो भी मिल जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ज़रूर हुआ है कि कुछ मेजर सिटीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया है आसाद के वहाँ पर, लेकिन अभी भी काफ़ी एरिया हैं जिसमें कुर्दिश रिबेल्स और बाकियों का कंट्रोल है जी। तो वो जो है एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी इनके लिए बना हुआ है। और बेसिकली इसमें और भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि इस गेम्स में ये आई थिंक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, वो 1 हफ्ते तक वहाँ रहेंगे जी। मालदीव से कई थाईलैंड कई लोग जा रहे हैं वहाँ पर उसमें। लेकिन जो मेन इनके ऊपर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो इनकी टॉक्स होनी है बेसिकली सीरिया चाहेगा रिकॉन्स्ट्रक्शन में कितनी मदद इनको मिल जाए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के लिए, और जो पॉपुलेशन है उसके लिए कितनी मदद चीन से मिल सकती है। और चीन का तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो इन देशों में, और ख़ासकर जैसे मैंने कहा मिडिल ईस्ट में, कैसे अपने आप को बढ़ा सकता है, कितने यूरोप के कितने नज़दीक जा सकता है, क्योंकि जहाँ वहाँ पहुँच जाएगा सीरिया टर्की तो फ़ायदा ही है चीन का। तो ये मुख्य इनका है। लेकिन ये एरिया इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया था। 12 साल से मैंने कहा युद्ध चल रहा है जी। लेकिन कुछ इसके सामने इसका निवारण नहीं हो रहा था। और अब अगर चीन भी एक पावरफुल कंट्री वहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कितना जल्दी समाधान हो पाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल बातचीत इतनी नहीं हो पा रही है इनके बीच में आपस में, तो रूस और इसमें यूरोप में या अमेरिका में, तो कैसे यहाँ का समाधान होगा। लेकिन अगर हम ये मान के चलें भारत के हिसाब से कि भाई सीरिया के लोगों का अगर इससे फ़ायदा हो जी, तो अच्छा ही है कि कुछ हो, लेकिन नियर फ्यूचर में इतनी जल्दी नज़र नहीं आता जी। बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने विस्तार से भारत कनाडा के संबंधों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे उदाहरण देते हुए रखा विस्तार के साथ, और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह काफ़ी गहराई से जानकारी दी, और ख़ासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब उनको कितनी सैन्य मदद दी, क्यों मदद दी, उस पर भी आपने प्रकाश डाला। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आपने कारण बताया, साथ ही सऊदी अरब और इजराइल के गहराते संबंधों से क्या संदेश मिला है ये आपने बताया। सीरिया के राष्ट्रपति की चीन यात्रा के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्होंने उस पर भी अपने विस्तार से अपनी राय रखी है। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम भी हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। सर आप इस चर्चा से जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े और इस चर्चा को सारगर्भित बनाया, इसके लिए आपका बहुत आभार।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आप प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।